गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है पॉलिटिकल का, दो ध्रुवता का अंत। दो ध्रुवता कौन? अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों में से किसी एक का अंत हो गया और शीत युद्ध किसी के साथ जो है समाप्ति हो गई। शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया। जो शीत युद्ध के जो प्रतीक था, जो शीत युद्ध का प्रतीक वो कैसे था, मतलब जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो दीवार खड़ी की गई थी कब 1961 में, जिसको बर्लिन की दीवार कहा जाता था, उसको 9 नवंबर 1989 में जनता के द्वारा तोड़ दिया गया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ जो है वो ख़त्म हो गया। अब बात आती है कि सोवियत संघ का जन्म कब हुआ, कब वह अस्तित्व में आया, ये उसकी प्रणाली क्या थी, मतलब उसकी विचारधारा क्या थी, वो क्या सोचता था। 1917 में जब रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई तो उसके बाद जो है समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ, यूएसएसआर भी सोवियत संघ को कहा जाता है, तो आप इसकी फुल डेफिनेशन याद कर लेना। समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ जो है 1917 में अस्तित्व में आया, ठीक है, मतलब जब जन्म हुआ 1917 में, बोल्शेविक क्रांति जब हुई उसके बाद। सोवियत संघ क्या मानता था? सोवियत संघ ये मानता था कि सब कुछ जो है वो निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए, राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। यही इनकी विचारधारा थी, सीधे सीधे शब्दों में, कि वह पूंजीवाद का विरोध करता था और वो साम्यवाद, समाजवाद को मानता था कि सब कुछ निजी हाथों में नहीं होना चाहिए, सब कुछ जो है वो सरकार के, राज्य के हाथ में जो है वो होना चाहिए। यही इसकी प्रणाली है, ठीक है। आप डेफिनेशन यहाँ से लर्न कर सकते हो वैसे। और जो मतलब मैंने इससे पिछली वीडियो डाली है शीत युद्ध वाला, उसमें भी डेफिनेशन है, आप उस डेफिनेशन को भी लिख दोगे तो वर्थ इट है, ठीक है। उसके बाद है सोवियत संघ की विशेषता। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सोवियत संघ की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला है, सोवियत प्रणाली पूंजीवाद व्यवस्था का विरोध तथा साम्यवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। जैसा मैंने आपको बताया, सोवियत प्रणाली जो थी वह पूंजीवाद का विरोध करती थी और यह साम्यवाद को मानते थे। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। इसका अर्थ है कि सोवियत जो प्रणाली थी उसमें योजनाबद्ध, मतलब योजना तरीके से जो है अर्थव्यवस्था चलाई गई थी कि हाँ कितना जो है इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है, गुड्स पर, सामानों पर, जो हम लोग जैसे कोलगेट, ब्रश वगैरह जितना भी कुछ है, कितना उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, क्या क्या सर्विसेज दी जाएंगी। एक मिनट, स्क्रीन ऑफ हो गई, एक मिनट, हाँ, मतलब क्या क्या कितना कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना कितना लगाया जाएगा, कितना बाहर भेजा जाएगा, इन सब पे क्या था, राज्य का नियंत्रण था, और कितनी कीमतों पर माल बेचा जाएगा। तो ये सब क्या था, एक नियोजित अर्थव्यवस्था था, एक योजना तरीके से चलाया हुआ था। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की ज़्यादा राजा थी। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी कि मतलब लोगों के पास बिजली, खाना, पानी, सब कुछ था, सब कुछ ठीक था, मतलब ठीक है, जो चाहिए, जितना हमें जीने के लिए चाहिए होता है वो सब कुछ था। बेरोजगारी वहाँ पर नहीं थी। उन्नत संचार प्रणाली, उनका अपना रेडियो वगैरह की सुविधा उनके पास थी। उन्नत मतलब बहुत अच्छी संचार प्रणाली, संचार होता है मतलब जो हम जैसे बात करते हैं टेलीफोन वगैरह में, कम्युनिकेशंस वगैरह जो तो बहुत अच्छा था वहाँ पे। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व, वहाँ पे किसका था, मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। वहाँ पे उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, जितना भी उत्पादन होता है, जैसे मैंने आपको बताया नियोजित अर्थव्यवस्था से कितना उत्पादन होगा, किस चीज़ का उत्पादन होगा, इस सब पे क्या था, राज्य का अपना स्वामित्व था, नियंत्रण था। अब बोलते हैं दूसरी दुनिया। तो दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है, ये भी आ जाता है, पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया। तो जो पूर्वी यूरोप के देश थे उनको समाजवाद वो लोग मानते थे, उन्हीं की उस पर उनको ढाला गया था, और इन्हीं समाजवादी खेमे के देश से दूसरी दुनिया कहा जाता था। जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो समाजवाद के उस पर उनको ढाला गया, मतलब समाजवाद को वो मानते थे, और इन्हीं को जो है समाजवादी खेमे के देश, मतलब इन्हीं को क्या माना जाता था, दूसरी दुनिया कहा जाता। तो आप बोलो कि मैम ये पहली दुनिया कौन थी? और जो पश्चिमी देश थे अमेरिका के साथ जितने भी जुड़े हुए थे वो क्या थे, आपके सारे ही पहली दुनिया जिसे कहेंगे। दूसरी दुनिया क्या थी, पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे जो जिसको समाजवादी, जो समाजवाद को मानते थे, वो क्या थे, उनको दूसरी दुनिया कहा गया। अब आता है मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतंत्रीकरण को अपनाया। 1980 के दशक में, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव थे, उन्होंने राजनीति में सुधार किए और लोकतंत्रीकरण को अपनाया। लोकतंत्र को उन्होंने अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना
क्या है, पेरोसूत्रकाइका वे खुलापन, ग्लासनो सत्य के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। उन्होंने पूर्ण रचना मतलब उन्होंने दोबारा सब कुछ दोबारा बनाया। वे खुलापन के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए कि सब कुछ एक अच्छे तरीके से होना चाहिए। उन्होंने लोकतंत्रीकरण को अपनाया कि लोकतंत्र यहाँ पे होना चाहिए, सुधार होने चाहिए। और उन्होंने पूर्ण रचना वे खुलापन के नाम से आर्थिक सुधार किए कि सब चीज़ों का क्या दोबारा से ठीक किया जाना चाहिए उनको, और खुलापन के नाम से आर्थिक सुधार किए। तो पूर्ण रचना को बोलते हैं पेरोस्त्रोइका और खुलापन को बोलते हैं ग्लासनोस्त के नाम से आर्थिक सुधार किए गए। थोड़ा बोलने में अजीब हो रहे हैं नाम। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा। अब बात आती है कि सोवियत संघ ने समाप्ति की, अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसने सुधार, किसने पूर्ण रचना या किसने खुलापन की नीति दी, तो गोरबाचेफ ने दी थी। ठीक है, वो किसको, वो राजनीतिक सुधार के ऊपर विश्वास की, हाँ यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें सुधार किए जाने चाहिए, लोकतंत्रीकरण को अपनाना चाहिए, लोगों का शासन होना चाहिए। उन्होंने पूर्ण रचना, ठीक है, वे खुलापन के नाम से जो है आर्थिक सुधार जो है लागू किए। ठीक है, आ जाता है। सोवियत संघ की समाप्ति कब हुई, तो 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में, ठीक है, पूर्वी यूरोप के देशों ने, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की बात कर दी कि अब सोवियत संघ नहीं रहा। CIS स्वतंत्र राज्य का राष्ट्रकुल बना, 15 नए देश का उदय हुआ। CIS बना और 15 नए देश बाहर निकल के बाहर आए उसमें से। ठीक है, उदय हुआ जब सोवियत संघ की समाप्ति हुई। ठीक है, सोवियत संघ के क्या विघटन की, आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके कारण जो है उसके विघटन हुआ। ठीक है, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना करवाना। जो वहाँ के लोग थे उनकी राजनीतिक और आर्थिक जो उनकी ज़रूरतें थी वो उनको पूरा नहीं कर पाए। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी पर अंकुश, वो बिल्कुल स्टॉप था, बिल्कुल बेकार। ठीक है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, परमाणु हथियारों पर सबसे ज़्यादा जो मतलब संसाधन थे उसमें किसका क्या परमाणु हथियार बनाने के लिए यूज़ किया गया। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे, जो भी मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह थी उसमें वह अमेरिका जैसे देशों से बिल्कुल पीछे था। गोरबाचेफ द्वारा किए गए सुधारों का विरोध हुआ। रूस की प्रमुखता थी कि रूस का उसमें दबदबा था। ठीक है, रूस उसमें सबसे बड़ा मार था सोवियत संघ में। ठीक है, अर्थव्यवस्था गतिरोध में उपभोक्ता वस्तुओं की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, गुड्स की कमी थी, सामान की कमी थी काफ़ी ज़्यादा, जो हम डेली यूज़ के लिए काम करते हैं। राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार था। ठीक है, सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, मतलब उसमें सत्ता का ज़्यादातर वो था सोवियत संघ में। पार्टी की जनता के प्रति जवाबदेह होना, जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी वह जनता के लिए कुछ भी काम नहीं करती थी। ठीक है, सोवियत संघ के परिणाम पढ़ लिए। अब बारी आती है कि कारण क्या थे, अब हम पढ़ेंगे परिणाम क्या थे, किस कारण क्या परिणाम हुए। शीत युद्ध तो समाप्त हो गया, एक ध्रुवीय विश्व रह गया, मतलब अमेरिका रह गया। ठीक है, हथियारों की होड़ भी खत्म हो गई। सोवियत के खेमों के अंत, जैसे सोवियत संघ खत्म हुआ, CIS जो मैंने आपको पीछे बताया, 15 नए देश निकल के बाहर आए। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो है अब बन गया। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए, शक्ति के संबंध परिवर्तित हो गए। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व जो है बाहर आ गया। अब क्या आ गई, पूंजीवाद आ गया और समाजवादी पर एक प्रश्न लग गया, चिन्ह लग गया। अब आती है शॉक थेरेपी। क्या है शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद जब खत्म हुआ, मतलब जब आपको पता है सोवियत संघ जो तो साम्यवाद को मानता था, जब साम्यवाद नहीं, जब सोवियत संघ नहीं रहा तो साम्यवाद भी खत्म हो गया। तो सोवियत संघ के जो गणराज्य में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की और संक्रमण के मॉडल को अपनाने को कहा। तो जो सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद में उनको क्या है बदलने के लिए कहा। मतलब उन्होंने मतलब आप जो है अब साम्यवाद को ना मानकर जो है पूंजीवाद को मानो, उस परिवर्तन करो, उसको उस मॉडल को अपनाने को कहा कि आप जो है अब साम्यवाद ना अपनाकर आप पूंजीवाद अपनाओ। तो इसी मॉडल को क्या बोला गया, शॉक थेरेपी को कहा गया। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व,
ठीक है। राज्य की संपत्ति का निजीकरण हो गया, मतलब अब जो जितना भी हम बोलते थे कि नहीं सब कुछ राज्य के नियंत्रण में था, अब वो ना रहकर वो सब कुछ निजीकरण हो गया, सबकी निजी संपत्ति की। सामूहिक फार्म की जगह क्या हो गए, निजी फार्म हो गए। ठीक है। मुक्त व्यापार अवस्था को अपनाया गया। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता हुई। ठीक है। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता हुई। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव हो गया। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, सिर्फ अब क्या होगा, पूंजीवाद ही होगा। अब शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हो गए, पूर्णतः असफल। रूस का औद्योगिक ढांचा जो है बिल्कुल खत्म मतलब सोवियत संघ के बाद तो रूस ही आया था ज़्यादा बन के सामने, तो क्या हो गया, पूर्णतः असफल हुआ। रूस का जो मतलब जितना भी औद्योगिक ढांचा था वो सारा खराब, बिल्कुल बेस्ट चरमरा गया। रूसी जो उसकी मुद्रा थी रूबल, कौन सा वहाँ पे मुद्रा यूज़ की जाती है, रूबल की जाती है वहाँ पे यूज, जैसे हमारे पास इंडिया में पैसे या रुपीज़ यूज़ की जाते हैं, वैसे यहाँ वहाँ पे रूस में जो है वो रूबल यूज़ किया जाता है। उसमें गिरावट आ गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था जो है सारी नष्ट हो गई। 90% उद्योगों को, 90% कंपनियों को जो है निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों में बेच दिया गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल जो है वो कहा गया। आर्थिक विषमता बढ़ी, बहुत मुश्किल हो गई, आर्थिक तंगी हो गई पैसों की। खगान संकट हो गया, खाने का संकट हो गया। माफिया वर्ग जो है वो सामने आया। कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां, जैसे सत्यवादी राष्ट्रपति शासन। ठीक है। अब आते हैं संघर्ष और तनाव के क्षेत्र। जब ये सब हुआ तो उसके क्या क्या थे, संघर्ष के क्षेत्र कौन से थे और तनाव के। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र है। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी। जो पूर्व सोवियत संघ के जो काफ़ी सारे देश थे, गणराज्य थे, उसमें थे मतलब उनकी बाहरी ताकतों की दखलंदाजी बढ़ी। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेकोस्लोवाकिया के 2 भाग हो गए, एक चेक और स्लोवाकिया में बट गया। बाल्कन क्षेत्र में भी हुआ, कहाँ कहाँ संघर्ष हुए, तनाव हुए आ जाता है। पहला आता है आपका चेकोस्लोवाकिया के 2 भाग हो गए। ठीक है। चेचन्या और दागिस्तान था, रूस के 2 राज्य थे, उसमें बहुत ज़्यादा हिंसा हुई। बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया। जहाँ पे कोई गृह युद्ध हुआ, गृह क्या होता है, उन्हीं के देश के अंदर जो युद्ध हुआ, जिसमें शामिल था कि कौन था, इसमें तो नाम भी बड़े अजीब अजीब है। बॉस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है। जो मतलब उसमें जो बाल्कन क्षेत्र में जो गृह युद्ध हुआ, जिसमें शामिल कौन से थे, बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया या क्रोएशिया, उन्होंने क्या किया, खुद को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब आते हैं बाल्टिक क्षेत्र। बाल्टिक क्षेत्र में लिथुआनिया ने मार्च 1990 को अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया ने 1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य जो है वो बन गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आता है। और 2004 में वह जो है नाटो में शामिल हुए। कौन, बाल्टिक क्षेत्र में, जो क्या लिथुआनिया में मार्च 1990 को, जब मतलब सोवियत संघ खत्म हो गया तो उसके बाद क्या क्या हुआ, ये बात कि कहाँ कहाँ संघर्ष चला, कहाँ कहाँ तनाव के क्षेत्र रहे, किस किसने अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित किया। तो बाल्कन क्षेत्र में बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने, और बाल्टिक क्षेत्र में लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ने 1951 में वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने और वह 2004 में नाटो में शामिल हुए। नाटो सेंटो मैंने आपको बता दिया है पहले ही, आप देख लेना उसको फर्स्ट चैप्टर में। मध्य एशिया के ताजिकिस्तान में 10 वर्ष तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है। ठीक है। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल का विशाल भंडार है, इसी कारण यहाँ क्षेत्र बाहरी ताकत और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया। जो मध्य एशिया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल के विशाल भंडार थे, तो इसी के कारण यहाँ पे ज़्यादा जो बाहरी ताकतें थी उन्होंने यहाँ पे ज़्यादातर हमला किया। अब आता है पूर्वी साम्यवादी देश और भारत। जो पूर्व का जो मतलब कौन बचा था, रूसी था, और भारत के संबंध के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है। पूर्व साम्यवादी देश, रूस आएगा उसमें। भारत के संबंध अच्छे हैं, यहाँ पे भारत और रूस की बात की गई है। रूस के साथ विशेष रूप से अच्छे हैं। दोनों का सपना बहुदिव्य विश्व का है।
दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ को सुदृढ़ीकरण, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। क्योंकि दोनों के रूस और जो भारत है उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। कई बार ऐसे होता है पूर्व साम्यवादी देश और भारत, या रूस और भारत के संबंध, तो यहाँ पे रूस और भारत के संबंध जो है बताए गए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। दोनों का अपना एक बहुदिव्य विश्व का सपना है, ठीक है। दोनों जो सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश, दोनों अपने नीति अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों पर जो है बात के द्वारा उनको हल करने का विश्वास जो है वह रखते हैं, और लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत रूसी हथियारों का खरीदार है, ठीक है। रूस से वह तेल का आयात करता है, और परमाणिक योजना तथा अंतर्राष्ट्रीय योजना में रूस की वह मदद करता है। परमाणिक योजना तथा अंतर्राष्ट्रीय योजना में रूसी मदद, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये चैप्टर यहाँ पे अभी क्लोज नहीं हुआ है, अभी 2 पॉइंट्स और है। काजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की उनकी कोशिश है। गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं लक्ष्य के बाद में बात। जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ 2016 में गोवा में, तो उसमें 17वें वार्षिक सम्मेलन प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो है उनके बीच सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और उनके लक्ष्य की प्राप्ति पर बल दिया। तो आप भारत पूर्व साम्यवादी या भारत आ जाइए, रूस और भारत के संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। दोनों का बहुद्वीय देश का संबंध, दोनों लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। 2001 में उनके 2 द्विपक्षीय 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत रूसी से हथियार भी खरीदता है, तेल का आयात भी करता है, और अंतरिक्ष में मतलब परमाणिक योजना और अंतरिक्ष योजना में रूसी की मदद भी लेता है। तो फिलहाल ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो आप लोग पेपर में अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक गाइस। मैं आपको इसके साथ मतलब बिल्कुल नोट्स के साथ ये चैप्टर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों के बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएँ, मैं यही दुआ करूँगी। तो आप सब कुछ पढ़ के जाना, कुछ छोड़ के मत जाना। बहुत कुछ आसान है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। सो मेरा भी पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, मेरे भी उसमें 100 में से 88 नंबर आए थे। दुख है मुझे, पूरे नहीं आ पाए मेरे नंबर। कुछ ना, आप सारी किताब तो नहीं चाट सकते ना कुछ तो रह ही जाता है। सो आई होप आप लोग भी पेपर में अपना बेस्ट दोगे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम अगर आप मेरी वीडियो देखोगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।